नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने पढ़ा मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर हम इसको कहें कि ये पूर्ति का सिद्धांत जो है मांग का ही भाई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी या फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल उसी के जैसा ही चैप्टर है। अगर आपने मांग को समझ लिया है, डिमांड को समझ लिया है, तो पूर्ति आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मांग चैप्टर के, डिमांड चैप्टर के दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ति का सिद्धांत। इससे पहले मैं आपको मांग में ही ले चलता हूँ थोड़ा सा। मांग हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करेगा वस्तु की कीमत में और वस्तु की डिमांड में, या फिर वो उसकी कितनी क्वांटिटी कब खरीदेगा। तो सीधी सी बात है, अगर कंज्यूमर बिहेव करेगा तो वो कब करेगा? जब प्राइस कम होगा तभी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी वो खरीदेगा। जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु की बहुत ही कम क्वांटिटी वो खरीदेगा। अब यहाँ पर हमें जो समझना है, ये समझना है प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब है, प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, जो वस्तुओं को बनाता है और फिर उसको बेचता है। जैसे किसान गेहूं का प्रोड्यूसर है, मोबाइल एमआई कंपनी मोबाइल की प्रोड्यूसर है, और उनको डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ उसकी बेचने के लिए वो तैयार होती हैं। तो यहाँ पर पहले पूर्ति का सिद्धांत समझने से पहले दो कॉन्सेप्ट हम अगर क्लियर कर लें, एक है स्टॉक, एक है सप्लाई। आम बोलचाल की भाषा में इन दोनों को एक तरह ही समझा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये दोनों हैं अलग अलग। स्टॉक का अलग कॉन्सेप्ट है और सप्लाई का अलग कॉन्सेप्ट। स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? अब एक प्रोड्यूसर है, मान लेते हैं कोई मोबाइल बनाने की कंपनी है, उसने 100 मोबाइल्स बना लिए, ठीक है? तो ये 100 मोबाइल हो गया उसका स्टॉक। उसने 100 मोबाइल बना लिए। अब उसको बनाने में कुछ कॉस्ट आया होगा उसका, इस मान लेते हैं 10 रुपये एक मोबाइल बनाने में कॉस्ट आया उसका। तो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर कब वस्तुओं को बेचेगा? जब उसको प्रॉफिट होगा। तो 10 रुपये अगर उसकी कॉस्ट आई है, तो अगर मैं मान लूँ कि 2 रुपये अपना वो प्रॉफिट लगाएगा, तो 12 रुपये से कम अगर वो मिलेगा उसको प्राइस, तो क्या वो बेचेगा? वो नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि कॉस्ट ही उसकी पूरी नहीं हो पा रही, कि जितना पैसा उसने जेब से लगाया है उतना ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो बेच के करेगा क्या? तो सेलर हमेशा या प्रोड्यूसर हमेशा तभी अपनी वस्तुओं को बेचेगा, अपने गुड्स को बेचेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। अगर हमारे पास भी कोई चीज़ बेचने के लिए है तो जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं बेचेंगे। तो सेलर अपनी चीज़ें कब बेचेगा? जब उसको प्रॉफिट होगा। तो 100 मोबाइल उसने बना लिए, वो हो गया उसको स्टॉक, लेकिन वो तब तक उसको नहीं बेचेगा। अब इनमें से 12 रुपये पर कुछ मोबाइल बिकेंगे, हो सकता है उसने कहा कि अब 12 पे नहीं, अब 13 पे बेचूंगा, कुछ 14 पे बेचूंगा, कुछ 15 पे बेचूंगा, अलग अलग बेचेगा। तो उस 100 में से जितनी क्वांटिटी वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है उसे कहते हैं सप्लाई, ठीक है? तो मान लेते हैं इस 100 में से वो कहता है कि 12 रुपए पर मैं 50 क्वांटिटी बेच दूंगा, तो ये 50 क्या हो जाएगा वहां पर? सप्लाई, और 100 क्या होगा? स्टॉक। ये है इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस। स्टॉक होता है टोटल क्वांटिटी जो उसने बनाई है, और सप्लाई वो होता है कि जो भी करंट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर उतनी क्वांटिटी वो बेचने के लिए तैयार है।
तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ पूर्ति का। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सप्लाई करेगा कौन, सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, जो वस्तुओं को बनाएगा वही बाजार में उसको लेकर आएगा, तभी उसको कंज्यूमर खरीदता है। तो पूर्ति करेगा कौन, सप्लायर करेगा। इसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, इसको सप्लायर भी कह सकते हैं और इसको सेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर मार्केट में कब बेचेगा सामान अपना, जब उसको प्राइस जितना ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, 100 पेन पड़े हैं मेरे पास, आपके पास कोई आता है कि यार मुझे ना 10 पेन दे दो, आपने वो पेन 5 रुपए के खरीदे थे, आपके पास कोई आता है कि मुझे 10 पेन दे दो, आपने कहा कि भैया ठीक है ले जा, 6 रुपये प्राइस है इसका, आप 10 पेन ले जा, वो 10 पेन ले गया। अब दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं 7 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्या 10 क्वांटिटी बेचोगे, क्योंकि 10 तो आप पहले से 6 पे बेच चुके हैं, अब आप उसकी और ज़्यादा क्वांटिटी बेचने का प्रयास करोगे, ठीक है। यही होता है पूर्ति, पूर्ति, ठीक है। तो पूर्ति की अवधारणा क्या है, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रोड्यूसर जो हैं चाह रहे हैं, इच्छा रखते हैं अपनी वस्तुओं को अलग अलग प्राइसेस पे क्वांटिटी या फिर कितनी क्वांटिटी वो मार्केट में भेजेंगे उसको कहते हैं सप्लाई, या फिर स्टॉक में से जितनी क्वांटिटी वो करंट रनिंग प्राइस पे बेचने के लिए तैयार होगा उसको कहते हैं सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। अब मोबाइल जो था, ये बाजार में मोबाइल की सप्लाई है, ठीक है, ये तो हो गया सप्लाई। अब बाजार में 50 मोबाइल्स की सप्लाई है, तो ये हो गया क्या, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जो क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी इसकी सप्लाई के लिए रेडी हैं। तो ये डिफरेंस है सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में। आगे एक और कॉन्सेप्ट है सप्लाई स्केड्यूल, अनुसूची और कर्व। अगर आपको याद हो, आपने मांग का वीडियो देखा हो, तो डिमांड में भी इसी तरह की सेम चीज़ें चल रही थी सारी की सारी, ठीक है। तो स्केड्यूल, अनुसूची और वक्र। अनुसूची और वक्र में क्या फ़र्क है, तो अनुसूची होती है टेबल और वक्र होता है कर्व, ठीक है, ग्राफ। इस तरह का ग्राफ या इस तरह का ग्राफ, जो भी ग्राफ उसको बनता है उसको कहते हैं कर्व। तो अनुसूची या फिर इसको इंग्लिश में स्केड्यूल, स्केड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है जो प्राइस और सप्लाई के बीच रिलेशन दिखाता है। तो टेबल विच शोज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड, और कमोडिटी भी कहते हैं इसको। तो टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है कि वो टेबल एक जो प्राइस, कमोडिटी का प्राइस और कमोडिटी की सप्लाई को रिलेशन बताता है, वो है क्या, सप्लाई स्केड्यूल या फिर शेड्यूल। अब इसको दो तरह के, दो उसमें बांटा जा सकता है, कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत और एक मार्केट बाजार। व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, अब मैं मान लेते हैं मोबाइल का सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं हूँ पूरे मार्केट में, मार्केट के प्रोड्यूसर अलग अलग हैं मोबाइल के, जैसे कि एमआई का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, ठीक है। तो ये मोबाइल के अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं। अब अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मान लेते हैं एमआई का फ़ोन है, तो एमआई की ही सिर्फ बात होगी तो वो होगा क्या, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। और बाज़ार में जितने भी मोबाइल बिक रहे हैं उन सभी की बात होगी तो वो क्या होगा, बाज़ार। तो व्यक्तिगत शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल सिर्फ इंडिविजुअल का दिखाएगा एक का, तो मैंने यहाँ पर प्राइस ले लिया है इस तरफ और इस तरफ सप्लाई, एक्स क्वांटिटी का सप्लाई और एक्स का प्राइस। तो 2 रुपये प्राइस पर 5 क्वांटिटी बेच रहा था, 4 रुपये प्राइस पर 10 क्वांटिटी बेचेगा और 6 रुपये प्राइस पर 15 क्वांटिटी बेचेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि रेट जब उसको ज़्यादा मिलेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही सेम बाज़ार का, यहाँ पर मैंने प्राइस ले लिया है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, सप्लाई ऑफ बी कमोडिटी और इसका टोटल।
तो प्राइस 2, 4, 6, ए वाला ए प्रोडक्ट जो है वो 5 क्वांटिटी बेचेगा, बी प्रोडक्ट वाला 7 क्वांटिटी बेचेगा। ये 10, ये 11 और ये फिर 6 रुपये प्राइस पर 15 क्वांटिटी और ये 14 क्वांटिटी। इन दोनों का टोटल करके ए का और बी का यहाँ पर आ जाएगा ये टोटल। तो ये क्या हो गई, मार्केट की सप्लाई हो गई। ये इंडिविजुअल सप्लाई है और ये मार्केट की सप्लाई है। इसी हिसाब से कर्व भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। जो इंडिविजुअल का कर्व होगा वो इंडिविजुअल, जो मार्केट का कर्व होगा वो मार्केट का। तो कैसे बनाएंगे कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, एक्स पे हमेशा क्वांटिटी आएगी और ये वाई पर हमेशा प्राइस आएगा। तो प्राइस कितना है 2, 4, 6, मैं इतना ही ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 2, 4, 6। और सप्लाई कितनी है 5, 10, 15, तो 5, 10, 15, 5, 10, 15। तो 2 पे कितनी सप्लाई कर रहा है 5, फिर 10 और फिर 15। तो ये कर्व कैसा गया, ऐसा गया। इसको कहते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल का जो कर्व बनेगा वो इंडिविजुअल कर्व और जो मार्केट का कर्व बनेगा वो मार्केट का कर्व। तो ये है डिफरेंस सिर्फ शेड्यूल और कर्व में। शेड्यूल क्या होगा, टेबल होगा जो रिलेशन बताएगा प्राइस और सप्लाई का, और कर्व क्या होगा, कर्व भी यही सेम है लेकिन वो सिर्फ कर्व है जो रिलेशन बताएगा प्राइस और सप्लाई का। तो ये हो गई एक चीज। अब इसके हिसाब से ही हमें बनाना है लॉ। हमें बनाना क्या है, मतलब हमें समझना है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ क्या होगा सप्लाई का, आप एक प्रोड्यूसर हो या मैं एक प्रोड्यूसर हूं, तो मैं अपनी कमोडिटी जो है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटीज तभी बेचूंगा जब मुझे मैक्सिमम प्राइस मिलेगा। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सप्लाई वैसे वैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा सप्लाई वैसे वैसे मैं कम करता रहूँगा। तो यही है लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर का, हर एक सेलर का माइंड लगभग सेम रहता है प्रॉफिट के मुकाबले में। ठीक है, तो क्या है सप्लाई का रूल कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था, ये यहां पर भी है। मेन पॉइंट है ये वाला, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीज of a commodity supply also gets increased and when price decrease supply also gets decreased। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर समझना है हमें यहाँ पर, तो प्रोड्यूसर इसी हिसाब से ही दिमाग उनका काम करता है। अगर हम प्रोड्यूसर होंगे तो हम भी इसी हिसाब से ही सोचेंगे कि जब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही हम अपनी ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे। तो ये है पूर्ति का नियम। अब इसमें एक पॉइंट आया है ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स का मतलब क्या है, अदर थिंग्स का मतलब है थिंग्स अदर देन प्राइस। सप्लाई सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस की वजह से ही चेंज हो, कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स में चेंजेस हो गए, ठीक है, या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं कई सारी। तो ये कैसे काम करेंगी ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन सप्लाई सिर्फ अगर प्राइस की वजह से ही चेंज हो रही है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, रुकी हुई हैं, तो ही पूर्ति का नियम वो माना जाता है। यानी कि अदर थिंग्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से ही सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, तो वो कहलाता है पूर्ति का नियम। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, प्राइस जब बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस जब कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो इस रिलेशन को कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। जब डेटा, इसमें समझते हैं 2 से 4 बढ़ गया प्राइस, 4 से 6 बढ़ गया प्राइस, तो सप्लाई भी 5 से 10 हो गई और 10 से 15 हो गई। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव रिलेशन, कि एक तरफ का डेटा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ का डेटा भी बढ़ रहा है। डिमांड में ये था नेगेटिव, एक कम हो रहा था तो दूसरा बढ़ रहा था। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट है कि डिमांड का रिलेशन नेगेटिव रहता है और सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव रहता है। किसके साथ में, प्राइस के साथ में। तो एक टेबल और बना लिया है मैंने,
क्योंकि सप्लाई के रूल को हमें समझना है। तो प्राइस ले लिया मैंने एक तरफ, दूसरे तरफ सप्लाई ले लिया। 10 रुपये प्राइस था, 11 रुपये हो गया, 12 रुपये हो गया। तो सप्लाई बढ़कर 100 से 200 हो गई और 200 से 300 हो गई। ठीक है, और इसी का ही फिर मैंने कर्व बनाया है। कर्व में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी ले लिया इधर, और इधर प्राइस ले लिया। 2 4 6 8 10 12 और 100 200 300। तो 10 रुपये प्राइस पर 100 था और 200 हो गया 11 रुपये प्राइस पर, और 12 रुपये प्राइस पर 300 हो गया। तो सप्लाई का कर्व कैसा गया? ऊपर की ओर। इस सप्लाई के कर्व को हम क्या कहते हैं? अपवर्ड। डिमांड वाले को डाउनवर्ड कहते हैं, सप्लाई वाले कर्व को अपवर्ड कहते हैं, ऊपर की ओर अग्रसर, या फिर पॉजिटिव कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं, या फिर सकारात्मक। तो अगर कोई पूछे कि सप्लाई का कर्व कैसा होता है, सप्लाई का कर्व होता है पॉजिटिव या फिर अपवर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, शेड्यूल और कर्व और लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। अब इसके कुछ असम्पशंस रहते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी तो ही लॉ जो है सप्लाई का काम करेगा। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है सप्लाई के लॉ में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी की सारी अन्य बातें जितने भी हैं प्राइस को छोड़कर स्थिर रहती हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चेंज उसमें होगा तो बिना प्राइस के चेंज हुए भी सप्लाई की क्वांटिटी जो है चेंज हो सकती है। अब वो कैसे हो सकता है ये मैं बताता हूँ अजम्पशंस में। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, अगर अजम्पशंस पूरे नहीं होंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, अब वो अजम्पशंस क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट नॉट बी चेंज्ड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जूते बनाने की फैक्ट्री है मान लेते हैं। ठीक है, तो जूते बनाने की फैक्ट्री में मजदूर भी काम कर सकता है जो हाथ से सारी सिलाई कर रहा है, हाथ से ही सारी पॉलिश कर रहा है। ठीक है, या फिर ये सारे काम मशीन से भी हो सकते हैं। जब हम मजदूर हटाकर मशीन लगा देंगे तो हो सकता है हमारी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है? पहले अगर एक जूता 10 रुपये का बनता था मजदूरों के साथ, तो हो सकता है मशीनों के साथ वो 8 रुपये का हो, और वो पहले 12 रुपये पे बेचकर 2 रुपये प्रॉफिट कमाता था। अब वो 12 रुपये पर बेचकर 4 रुपये प्रॉफिट कमाएगा। तो 4 रुपये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है तो वो 12 रुपये की कीमत पर ही अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। तो यहाँ पर तो लॉ जो है फेल हो गया, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा नहीं, सप्लाई लेकिन फिर भी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज होंगे तो वो लॉ ऑफ सप्लाई जो है अप्लाई नहीं होगा। प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन टेक्निक मस्ट नॉट बी चेंज्ड। तो प्रोडक्शन की टेक्निक वही हो सकता है कि क्या नाम, पहले हम किसी और तकनीक पे काम करते थे, पहले सस्ती वाली मशीनें इस्तेमाल करते थे, अब महंगी वाली मशीनें इस्तेमाल करते हैं। तो महंगी वाली मशीनें आएंगी और अच्छा नया काम करेंगी। जैसे पुराने फ़ोन तो थे वो भी, लेकिन उनकी टेक्निक चेंज हो गई तो वो ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। तो जब वो ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, या कॉस्ट हो सकता है बढ़ भी जाए। तो 10 रुपये पर पहले वो क्या करता था, 12 रुपये का 2 रुपये का प्रॉफिट कमाता था। अब प्राइस कॉस्ट इसमें बढ़ गया तो उसको प्राइस जो है बढ़ा देना पड़ा। तो प्राइस उसने बढ़ा दिया, प्राइस अगर बढ़ा के 13 कर देगा तो 13 रुपये पर भी कॉस्ट उसकी 11 थी, तो 2 ही रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सप्लाई क्या वो बढ़ाएगा? सप्लाई वो नहीं बढ़ाएगा, सप्लाई उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो प्राइस तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई फिर भी कांस्टेंट ही रही। लॉ जो है हमारा सप्लाई का वो फेल हो गया। तो अजम्पशंस क्या है इसकी कि प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्टिव है मस्ट नॉट बी चेंज्ड। अब ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है या रहना चाहिए या रहता ही है, वो है प्रॉफिट बनाना, किसी भी बिजनेस से लाभ कमाना। जब तक लाभ नहीं आएगा उनको मज़ा नहीं आएगा व्यापार करने में। अब लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट चेंज होने से समाज कल्याण की ओर चला गया।
अभी जैसे कोई आपदा आ जाए हमारे देश में तो कई सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो लाभ कमाना छोड़कर समाज कल्याण की तरफ ध्यान देते हैं। कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी पड़ गई इतनी सारी, तो अभी इस समय बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो ये नहीं सोच रहे कि मैं ऑक्सीजन बेचकर प्रॉफिट कमाऊं। अभी वो क्या सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन उसी रेट पर नहीं तो और कम रेट पर भी जाने दो। तो प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव, अगर उत्पादक का ऑब्जेक्टिव क्या चेंज हो जाएगा समाज कल्याण की तरफ, तो हो सकता है कि वो सेम प्राइस पे या फिर प्राइस कम पे भी ज़्यादा पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है सप्लाई का, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर तो वो प्राइस कांस्टेंट पे या फिर कम करने पर भी ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। रिलेटेड गुड्स प्राइस मस्ट रिमेन सेम। रिलेटेड गुड्स हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ लिया था, दो तरह के हैं। कौन कौन से थे? एक तो था सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जिनके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे पेप्सी का कोक एक सब्स्टिट्यूट है, एमआई फ़ोन का वीवो फ़ोन एक सब्स्टिट्यूट है। तो जब एक सब्स्टिट्यूट फ़ोन का प्राइस या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो जाएगा, पेप्सी का प्राइस अगर कम हो गया तो पेप्सी तो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन कोका कोला की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डिमांड जब बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस प्राइस पर भी या प्राइस चेंज करके और ज़्यादा वो सप्लाई कर सकता है, या फिर सेम प्राइस पे भी अपना सप्लाई वो उस टाइम पे कम कर देगा, क्योंकि वो क्या चाहेगा कि मार्केट में अभी और ज़्यादा प्राइस इसका हो। तो ये है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कोई सी भी। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर को अगर लगे या पता चले कि कल मेरे प्राइस का मेरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो मैं आज की सप्लाई करूंगा, मैं तो कल बेचूंगा अपना माल, ठीक है, तो वो आज क्या कर देगा, आज की डेट में सप्लाई कम कर देगा, कल की डेट में सप्लाई ज़्यादा कर देगा। ये है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। गवर्नमेंट रूल में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट रूल क्या है? 2-3 साल पहले, शायद 4 साल हो जाएंगे अब की, 2017 में जीएसटी आ गया था। वैट और सेल्स टैक्स को, वैट और उत्पादक शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स और उत्पादक शुल्क को क्या कहते हैं हम? उत्पादक शुल्क ही समझ लो। उत्पादक शुल्क इनको रिप्लेस करके जीएसटी आ गया था। तो जीएसटी ने क्या किया, अब बहुत सारे प्रोडक्ट पे पहले अगर 20% का टैक्स लगता था, अब वो कम होकर 18% हो गया, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट पे पहले 12% लगता था, वो बढ़कर 18% हो गया था या 28% हो गया था। तो जिस पर 20% से 18% हो गया टैक्स, उसकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। अब वो सेम प्राइस पर भी उसको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो सप्लाई क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। अब जिसका टैक्स 12 से 18 हो गया, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट जब ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई क्या करेगा, वो कम कर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्राइस कांस्टेंट रहा, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ये है कि गवर्नमेंट रूल चेंज होने से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट रूल अगर चेंज हो जाएगा तो भी सप्लाई का नियम जो है फेल हो जाएगा वहीं पर ही, ठीक है। तो ये है टॉपिक्स कुछ। सप्लाई आपको समझ में आ गया कि सप्लाई कैसे काम करता है, प्रोड्यूसर किस हिसाब से सोचता है, किस हिसाब से सोचता है वो, जब प्रॉफिट उसको ज़्यादा होगा तो ही वो सप्लाई की क्वांटिटी ज़्यादा करेगा। अगर प्रॉफिट उसको कम होने लगेगा तो सप्लाई की क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। इसी वजह से जब प्राइस बढ़ता है तो ही वो सप्लाई अपनी बढ़ाता है, और यही है क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमने समझ लिया शेड्यूल की सहायता से, वक्र की सहायता से, उसके नियम की मान्यताएं समझ ली कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए तो ही वो एप्लीकेबल होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अदर थिंग्स ही हैं। तो अदर थिंग्स ये सारी की सारी कांस्टेंट रहेंगी तो ही लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा।